प्रयागराज से खबर है, जहां बड़े हनुमान मंदिर के पास बमबाजी की खबर मिल रही है। छात्रों के दो गुटों के बीच बमबाजी हुई है। बमबाजी के बाद मौके पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। दो आरोपी पुलिस के हिरासत में लिए गए हैं। बताया जा रहा पुरानी रंजिश के चलते ये बमबाजी की जा सकती है, इस बात का शक है। तो देखिए, पुराने हनुमान मंदिर के पास प्रयागराज से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, जहां बमबाजी की यह खबर है। दो शख्स को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है पुरानी रंजिश में यह बमबाजी की जा सकती है। यहाँ पे आप देखें, बैठ करके ये लोग बर्थडे पार्टी मना रहे थे और उसमें लड़के हैं, कुछ यूनिवर्सिटी के भी हैं और एक से स्टूडेंट भी हैं और यहाँ पे डेलीगेसी बैराना के साइड के रहने वाले भी कुछ हैं, कॉलेज उसमें स्टूडेंट भी लग रहे हैं। कोई ईशान नाम का बच्चे का बर्थडे यहाँ मना रहे थे ये लोग। उसी में दूसरा गुट जिसको ये लोग जान तो रहे हैं, उसको उसमें पहचान रहे हैं, नाम भी आ रहा है, लेकिन वजह नहीं बता रहे हैं कि आखिर किस वजह से वो दूसरा गुट यहाँ पे आया है और उन्होंने कई बम फेंका यहाँ पे, जिसमें वहाँ पे बैठे हुए 3 लोगों को चोटें आई हैं, तो मामूली हैं। डॉक्टरों ने देखा वो खतरे से बाहर है, नॉर्मल खतरे, बहुत मामूली सी चोट आई है, लेकिन वहाँ पे बम फेंका गया है। और हम दिखवा रहे हैं कि इसके पीछे वजह क्या है, अभी ये लोग स्पष्ट तौर पे नहीं दे रहे हैं, कोई तहरीर भी नहीं दे रहे हैं। उसमें से एक व्यक्ति हिरासत में भी है, उससे पूछताछ की जा रही है, जिससे पता चल जाएगा और लोग कौन है, और फिर हम इनसे भी जानकारी करते हैं, इनसे भी तहरीर लेते हैं कि इसके पीछे वजह क्या है। तो चलिए, इस खबर पर अभी कितनी जांच आगे बढ़ी है, ये समझे कि हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। मोइन, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, ये देर रात का मामला है। प्रयागराज का संगम इलाका है, जहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है और पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ हनुमान जी लेटी हुई अवस्था में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। तो हनुमान मंदिर के बाहर कुछ छात्र और जो पूर्व छात्र हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े हुए तमाम डिग्री कॉलेजों के, वो बर्थडे पार्टी मना रहे थे। तभी अचानक तकरीबन दर्जन भर लोग अलग अलग बाइकों पर सवार होकर आते हैं, पड़तोड़ बमबाजी करते हैं। गनीमत ये रहती है कि किसी को बिल्कुल मोइन, आप नजर बनाइएगा कि हाँ, हालांकि किसी तरीके की कोई हानि नहीं हुई है, लेकिन ये बड़ा मामला है। संगम के तट पर ये बड़ा मंदिर है और इस तरीके की घटना को प्रशासन कितने गंभीरता से संज्ञान लेता है, इस पर आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया मोइन जानकारी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात सीएम योगी के दौरे की कर लेते हैं, क्योंकि सीएम योगी आज चित्रकूट के दौरे पर होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले सारी तैयारियों की समीक्षा वो करने वाले। बिल्कुल, आपको बताएं कि अगले हफ्ते पीएम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने वाले हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम 97% तक पूरा हो चुका है। यूपीटा के सीईओ अवनीश अवस्थी ने बाकी बचे कामों को आज 5 जुलाई तक हर हाल में पूरा करने का डेडलाइन तय कर दिया है, निर्देश दे दिया है। और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पीएम मोदी की सीएम योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। इस एक्सप्रेसवे से चित्रकूट से दिल्ली तक का सफर महज 7 घंटों में पूरा किया जा सकता है। यानी अगर इस कार्यक्रम की बात करें तो सुबह 11 बजे सीएम चित्रकूट पहुंचने वाले हैं। ये बड़ी सौगात है, एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, और वो जब ग्राउंड पर उतरता है तो कैसा लगता है, उसकी तैयारियां, इसकी ओपनिंग कितनी ग्रैंड होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, इसी के मद्देनजर सीएम खुद पहुंचेंगे। तमाम चीजों को बारीकियों से देखेंगे, परखेंगे और उनकी निगाहों से ये पास होने के बाद ही प्रोजेक्ट पहुंचेगा अपने उद्घाटन की कगार पर, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है। चित्रकूट एक धार्मिक नगरी भी है और वहां तक ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंच सके, बुंदेलखंड को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, बहुत सारे बिंदु हैं जिस वजह से ये प्रोजेक्ट ड्रीम प्रोजेक्ट है सीएम का। और वहीं आज चित्रकूट में सीएम योगी वन महोत्सव के भी कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। इस दौरान वो पौधारोपण करेंगे और इस महोत्सव की शुरुआत करेंगे। बिल्कुल, और आज से यूपी में ही, पूरे यूपी में ही वन महोत्सव की शुरुआत हो रही है। इसके तहत 35 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य है। पहले दिन 25 करोड़ पौधे लगाए जाएं, ऐसा टारगेट रखा गया है। और इसके अलावा सीएम योगी पौधारोपण करने के बाद एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वन महोत्सव का ये कार्यक्रम जन आंदोलन बने, इसके लिए हर मंडल में सरकार का कोई ना कोई मंत्री मौजूद होगा। साथ ही साथ सांसदों को भी जिला आवंटित कर दिए गए हैं और इसके दायरे को और बढ़ा दिया गया है, तो हर व्यक्ति एक पौधा लगाए, इसी का लक्ष्य तय किया गया है। और जब से दूसरी बार योगी आदित्यनाथ सीएम बने हैं, चित्रकूट का आज उनका ये पहला दौरा होगा। योगी सरकार 2.0 में पहली बार सीएम यहां पर पहुंचने वाले हैं। और देखिए, सीएम यहां पौधारोपण का कार्यक्रम जिसमें शामिल होंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो देखिए, ये 2 तस्वीरें हैं। चित्रकूट में सीएम के पहुंचने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
पौधारोपण एक बड़ा कार्यक्रम और हर साल हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रकृति से जुड़ा संदेश देते हैं और पौधारोपण के बड़े बड़े टारगेट को यूपी न सिर्फ अचीव करता है बल्कि हर साल नए टारगेट के साथ आए। तो वहीं सीएम योगी आज वाराणसी दौरे पर आएंगे और पीएम मोदी वाराणसी आने वाले हैं और उनके दौरे से पहले सीएम योगी तैयारियों का जायजा लेंगे। बिल्कुल स्नेहा, और सीएम इस दौरान पीएम के कार्यक्रम होने वाले तीनों ही जगहों पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, एलटी कॉलेज और सिगरा स्टेडियम जाकर वहां की तैयारियों का फाइनल रूप देखने वाले हैं। बिल्कुल, और इसके बाद सीएम तैयारियों के मद्देनजर सर्किट हाउस में एक मीटिंग बुलाते हैं जिसमें तमाम अधिकारियों को आज आना होगा, शामिल होना होगा। और आज सीएम के दौरे की बात कर ली जाए तो सीएम दोपहर 12:30 बजे वाराणसी पहुंचेंगे, दोपहर 1 बजे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे, दोपहर 1:30 बजे सिगरा स्टेडियम पहुंच जाएंगे, दोपहर 2:15 पर एलटी कॉलेज पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। बिल्कुल, और इसके बाद 3 बजे सर्किट हाउस आएंगे। अधिकारियों की पीएम मोदी के दौरे से संबंधित एक बड़ी बैठक बुलाई गई है और इसमें वो शामिल होंगे। और वहीं सीएम आज प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर वाराणसी पहुंच रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को वाराणसी दौरे पर होंगे। इस दौरान पीएम मोदी काशी को 1800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करने वाले हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई 2022 को वाराणसी के दौरे पर आएंगे। प्रधानमंत्री दोपहर लगभग 2 बजे एलटी कॉलेज वाराणसी में अक्षय पात्र मध्याह्न भोजन रसोई, इसका भी उद्घाटन करेंगे। लगभग 1 लाख छात्रों के लिए भोजन पकाने की क्षमता होगी इस रसोई में। और दोपहर लगभग 2:45 पर प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का दौरा करेंगे, जहां वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद शाम करीब 4 बजे प्रधानमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम सिगरा पहुंचेंगे। 1800 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाएं हैं जिनका वो उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। तो देखिए, लखनऊ मिशन 2024 की बात करते हैं जिसकी तैयारी समाजवादी पार्टी ने शुरू कर दी। आज से पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान चलाएगी समाजवादी पार्टी। इसके साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पार्टी के प्रदेश मुख्यालय से ही इस सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस अभियान का वो आगाज करेंगे। अखिलेश यादव ने पार्टी की सारी इकाइयों को भंग कर दिया है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में हार और उसके बाद लोकसभा उपचुनाव में मिली हार के बाद सपा सबक सीखते हुए अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुट गई है। और इसी क्रम में समाजवादी पार्टी आज से प्रदेश भर में सदस्यता अभियान चलाएगी। 2017 के बाद 5 साल बाद आज सपा की इस नई एक्टिविटी को देखा जा रहा है। सदस्यता अभियान की शुरुआत की जाएगी और इसे बड़ा बनाने के लिए मोर्चा खुद संभाला है अखिलेश यादव ने। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शैलेश मेरे सहयोगी लखनऊ से जुड़ चुके हैं। शैलेश, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं चेंजेस, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद इतना बदलाव हमने समाजवादी पार्टी में नहीं देखा जितना बदलाव हमने रामपुर आजमगढ़ के चुनाव में हार के बाद देखा है। और आज से सदस्यता अभियान का भी आगाज समाजवादी पार्टी कर रही है। किस तरीके का कार्यक्रम रहेगा और क्या मकसद है इसका? देखिए, निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर वोट शेयर बढ़ा था, वहाँ पर सीटें दोगुने से ज़्यादा हुई थी, तो पार्टी कहीं ना कहीं उत्साहित थी कि हम बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। भले ही सत्ता में नहीं आए लेकिन बेटर परफॉर्मेंस आए। लेकिन रामपुर और आजमगढ़ की अगर बात करें तो दोनों ऐसी सीटें थी जिसको लेकर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव पूरी तरह से निश्चिंत थे, अति आत्मविश्वास से भरे थे। लेकिन उसके बावजूद ये दोनों सीटें हाथ से निकल गई जिसकी कल्पना तक नहीं की गई थी। शायद यही वजह है कि अब ये एहसास हुआ कि हम जिस तरह से चल रहे हैं वैसे काम नहीं चलेगा, यानी अंदर अब चीज़ें वैसी नहीं हैं जिस तरह से सोची जा रही हैं या अखिलेश यादव को उनके साथ के लोग समझा रहे हैं, दोनों चीज़ें। और इसके बाद आप देखिए, पहले पूरी राष्ट्रीय और राज्य कार्यकारिणी को भंग करना, जितने प्रकोष्ठ है, चाहे वो युवाओं से जो युवा संगठन है, जो महिला सभा है, उन सबको भंग करना, और इसके बाद आज से सदस्यता अभियान की शुरुआत। तो ये एक देखिए निश्चित रूप से बड़ा कार्यक्रम, और आज से सदस्यता अभियान यहीं से शुरू होगा जहाँ हम इस समय खड़े हुए हैं, मौजूद है। हमारे पीछे ही देखिए समाजवादी पार्टी का कार्यालय है और
यहीं पर इस सदस्यता अभियान की शुरुआत दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद अखिलेश यादव करेंगे। और देखिए, एक खास बात आपको ये भी बता दें कि जब से रामपुर और आजमगढ़ के चुनावी नतीजे आए हैं, उसके बाद ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है अखिलेश यादव की। 1 जुलाई को मीडिया के सामने जरूर आए थे, लेकिन उस समय अपने जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने सिर्फ मेधावियों को लैपटॉप बांटे। और हमने जब उनसे सवाल किया रामपुर आजमगढ़ पे, तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि आज सिर्फ लैपटॉप की बात होगी, आज कोई सियासी बात नहीं होगी। और आज इस 1 जुलाई के बाद आज 5 तारीख को अब अखिलेश यादव सामने होंगे, मीडिया से रूबरू होंगे। जाहिर सी बात है, रामपुर आजमगढ़ पर भी बात होगी और वहां पर देखना होगा कि वो क्या कहते हैं। जो कार्यकारिणी बनती है उसके बाद भी आज ये पहली मुलाकात मीडिया से होगी उनकी, तो ये देखना होगा आगे की स्ट्रेटेजी को किस तरह से शेयर करते हैं। लेकिन 2024 की तैयारी शुरू हो गई है, कहीं ना कहीं ये जान लिया है कि जिस ट्रैक पर चल रहे थे, अखिलेश के अलावा कौन से और चेहरे दिखाई दे रहे हैं और इसके अलावा क्या रणनीति होगी, ये तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही तय करेंगे। लेकिन इसमें क्या बुलाया गया है, बुलावा भेजा गया है, कौन कौन शामिल हो सकता है? देखिए, यहाँ पर फिलहाल तो प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल मौजूद रहेंगे। इसके अलावा भले ही जो समितियाँ, जो संगठन है वो भंग कर दिए गए हो, लेकिन निश्चित रूप से जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है वो रहेंगे। राम गोविंद चौधरी की यहाँ पर मौजूदगी हो सकती है, संभव है। इसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ विधायक यहाँ पर उस दौरान होंगे। ये जो आप होल्डिंग और पोस्टर अभी जिक्र भी कर रहे थे, देखिए जो होल्डिंग पोस्टर ये फिलहाल यहाँ पर लगे हुए अखिलेश यादव के जन्मदिन के अवसर पर जो लगाए गए थे 1 जुलाई के लिए, तो ये देखिए तमाम जो नेता हैं यहाँ पर उन्होंने अपने होल्डिंग लगवाए हुए हैं। इनमें कोई दो राय नहीं है, जितना बड़ा अभियान उतने ज्यादा सिपाही चाहिए होंगे। और यूपी में स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी अब आपको एक बड़ी खबर दे देते हैं। दरअसल डिप्टी सीएम ने स्वास्थ्य विभाग के तबादलों पर तलब की है रिपोर्ट और तबादलों में तबादला नीति का पालन नहीं किया गया है। ब्रजेश पाठक ने ये बात कही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य को कड़ा पत्र गया है। बिल्कुल, डिप्टी सीएम ने अपनी चिट्ठी में साफ लिखा है कि उनके संज्ञान में आया है कि वर्तमान सत्र में जो तबादले किए गए हैं उनमें तबादला नीति का पूरी तरीके से पालन नहीं किया गया है। इसके अलावा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से रिपोर्ट भी तलब की है। इस पूरे मामले पर डिप्टी सीएम का अपर मुख्य सचिव को कड़ा पत्र लिखा गया है। डिप्टी सीएम ने पत्र में लिखा कि जिन जिन का तबादला किया गया उनके तबादले किए जाने का कारण स्पष्ट करते हुए संपूर्ण विवरण उपलब्ध कराया जाए। लखनऊ फिल्म अभिनेता विवेक ओबरॉय ने सीएम योगी से मुलाकात की। लखनऊ से ये खबर है, जहां सीएम आवास पर सीएम योगी से विवेक ओबरॉय ने मुलाकात की है। ये शिष्टाचार मुलाकात बताई जा रही है, जहां फिल्म स्टार विवेक ओबरॉय नजर आए सीएम योगी से मुलाकात करते हुए, लखनऊ में मौजूद थे और ये तस्वीर भी सामने आई है। देखिए, एक छोटा सा पौधा दे रहे हैं और कुछ चीजें गिफ्ट करती हुई ये शिष्टाचार भेंट। तो विवेक ओबरॉय ने मुलाकात की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। यूपी सरकार काशी और मथुरा के साथ साथ अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था को हाईटेक करने जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों के समन्वय से यानी कोऑर्डिनेशन से स्पेशल फोर्स का गठन होगा जो यूपी के धार्मिक स्थलों की सुरक्षा करेगा। इसके अलावा राम जन्मभूमि स्थायी सुरक्षा समिति में मंथन के बाद एक प्रस्ताव पास कर सरकार को भेजा गया। अब सरकार से मंजूरी मिलते ही इस पर काम शुरू होने की संभावना है। अयोध्या में बन रहे भगवान राम के भव्य मंदिर के बनने का करोड़ों भक्त बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मंदिर में हर रोज 1 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। एक तरफ जहां मंदिर प्रशासन मंदिर की व्यवस्था चाक चौबंद करने में लगा है, वहीं मंदिर की सुरक्षा भी एक बड़ा मसला है। ऐसे में राम मंदिर की सुरक्षा के लिए ऐसा प्लान तैयार किया गया है ताकि कोई परिंदा भी पर ना मार सके। जो भव्य श्री राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, उसकी जो अंतिम जो सुरक्षा, जो उसकी आर्किटेक्चर होगी, उसकी क्या होगी, उस पर हम लोगों ने लगातार मंथन करके, चूँकि ट्रस्ट एक बहुत महत्वपूर्ण, आज ट्रस्ट ही उसका स्वामित्व उस पूरे परिसर का है, तो उनसे सामंजस्य स्थापित करते हुए उसको एक अंतिम रूप देने की कोशिश की गई है। जो भव्य राम मंदिर बन रहा है, उसकी सुरक्षा के साथ साथ जो श्रद्धालु आए हैं उनको कोई असुविधा ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने खाका खींचा है। इसमें टेक्नोलॉजी का भी भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा और बाकी जितने मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं किया जाएगा।
राम मंदिर की हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था में कोशिशें की गई हैं कि भक्तों को हथियार कम से कम नजर आए। व्यवस्था ऐसी होगी कि श्रद्धालुओं को आसानी से दर्शन भी हो सके। हम सब की एक ही अपेक्षा है कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो 100% सिक्योर हो, सेफ हो, लेकिन जनता के लिए हो, दर्शनार्थी को कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये जनता के लिए मंदिर बना है। तो ऐसा जनोन्मुखी हो, जनता के इसको सुगम हो, लेकिन सुरक्षा पे समझौता ना हो। हमें तो श्रद्धालुओं की आस्था और सुरक्षा के उपकरण, इनके बीच में जितना संभव होगा तालमेल करेंगे। दरअसल सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी इस महत्वपूर्ण बैठक में पहली बार श्री राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों की भी राय ली गई, जिसके बाद स्पेशल फोर्स के गठन करने का फैसला हुआ। आईबी, लोकल इंटेलिजेंस, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, पीएससी और यूपी पुलिस स्पेशल फोर्स का हिस्सा होगी। 2024 में जब श्री राम मंदिर भूमि खुलेगा तो स्पेशल फोर्स सुरक्षा में तैनात होगी। अयोध्या का राम मंदिर कई सुरक्षा घेरों में रहेगा, जिसमें तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। राम मंदिर परिसर में पहले घेरे की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी सिविल पुलिस के जवानों के कंधे पर हो सकती है। दूसरे घेरे में सीआरपीएफ के जवान तैनात हो सकते हैं। वहीं तीसरा सुरक्षा घेरा राम मंदिर के सबसे नजदीक होगा। वहां सुरक्षा व्यवस्था की कमान बीएसएफ और सीआईएसएफ के जवानों के हाथों में हो सकती है। उम्मीद की जा रही है कि साल 2024 तक मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। ऐसे में मंदिर प्रशासन भीड़ को मैनेज करने के लिए तिरुपति जैसी व्यवस्था की कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और वहीं गोरखपुर और उसके आसपास के कई जिले बरसात में बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं। हर तरफ इतना पानी हो जाता है कि लोगों को निकलने का मौका भी नहीं मिलता और हालात ऐसे हो जाते हैं कि गांव वाले अपने घरों में ही कैद होने के लिए मजबूर हैं। ऐसे हालात में किस तरीके से निपटा जाए, इसके लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 7 जुलाई को 40 जिलों में मॉक ड्रिल करेगी और उसके लिए पहले गोरखपुर में इसकी रिहर्सल भी की गई है। गोरखपुर का रामगढ़ ताल, ताल के ऊपर मंडराता हेलीकॉप्टर, अपने मोबाइल में तस्वीरों को कैद करती भीड़। जी हां, यहां कोई फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही, बल्कि आपदा प्रबंधन की रिहर्सल है। बाढ़ के दौरान जब नदी या किसी दूसरी जगह पर लोग फंस जाते हैं तो उन्हें कैसे निकाला जाएगा, इसकी मॉक ड्रिल हो रही है। पहले एक टीम को बोट के जरिए रामगढ़ ताल के बीचों बीच भेजा गया, जिसके बाद वहां एक हेलीकॉप्टर को भेजा गया जो ताल से कुछ ऊंचाई पर बोट के ऊपर मंडराता रहा। इसका मकसद बोट में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना था। गोरखपुर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। 465 किलोमीटर लंबाई में यहाँ नदियां हैं, बांध हैं, तो कभी भी कोई अचानक कोई आपदा आ सकती है और आपदा की तैयारी ही आपदा का बचाव है। इसी उद्देश्य से हेलीकॉप्टर के माध्यम से एक हम लोगों ने मॉक किया है। 7 तारीख को फुल ड्रेस रिहर्सल में मॉक ड्रिल होगी। उद्देश्य इसका यही है कि किसी भी बाढ़ में नदी के बीच में यदि व्यक्ति कहीं पर फंसा होगा तो उसको हेलीकॉप्टर के माध्यम से कैसे बचाया जा सकेगा। लोग जब रामगढ़ ताल पहुंचे तो उन्हें इस बात का यकीन नहीं था कि वहां कुछ होने वाला है, लेकिन जैसे हेलीकॉप्टर आया तो लोग हैरान रह गए कि आखिर रामगढ़ ताल में हेलीकॉप्टर का क्या काम। जब उन्हें पता चला कि वो बाढ़ से निपटने की रिहर्सल है तो वो फिर अपने मोबाइल में इस अनोखे पल की तस्वीर को कैद करने लगे। एबीपी गंगा के लिए गोरखपुर से नीरज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।